हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल यानी दोनों वीडियो दोस्तों गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग जो है दोनों काल से संबंधित दोस्तों सब्जेक्टिव जितने भी फैक्ट्स होंगे दोस्तों इन सभी फैक्ट्स का अध्ययन इन्हीं वीडियो में कर लेंगे। और ये कम्प्लीटली दोस्तों थ्योरी टॉपिक होगा और कम्प्लीटली इसमें फैक्ट संबंधित बातें होगी दोस्तों। और इसका जस्ट गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग का दोस्तों जस्ट अगला वीडियो आएगा जिसमें दोस्तों लगभग 125 PYQ लगभग 140 प्लस दोस्तों इसमें दिया है घटना चक्र बुक में PYQ, तो उनको कर लेंगे। तो इसके बाद दोस्तों गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने का संभावना रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है प्राचीन इतिहास करके घटना चक्र का दोस्तों, तो आप जाके दोस्तों उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग कंप्लीट कर लेंगे, इसका थ्योरी जितना होगा। उसके बाद इसके अगला वीडियो में इसके सभी PYQ जो 140 प्लस है दोस्तों उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश जो है दोस्तों इसका लगभग है 275 से 550 ईस्वी तक का शासन जो है ये गुप्त वंश का शासन काल है। 275 से 550 ईस्वी तक का शासन। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज जो है दोस्तों श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। ऐसे तो कहा जाता है कि लगभग 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना की। लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक प्रथम शक्तिशाली शासक था ये चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका कार्यकाल है 319 से 335 ईस्वी तक का शासन काल है इसका, ठीक। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था देखिएगा, अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। महाराजा धीराज अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। गुप्त संवत का प्रवर्तक दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम था, इसको भी याद रखिएगा। गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसकी प्रारंभिक तिथि जो है दोस्तों गुप्त संवत की 319 ईस्वी है, याद रखिएगा। गुप्त संवत का 319 ईस्वी। नेक्स्ट है दोस्तों इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसको? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने? विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ की जो पुस्तक है रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें लिखा है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। ये समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख। इस स्तंभ पर दोस्तों समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख पर दोस्तों समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। और ये किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में, जिसमें दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है हरिसेन के द्वारा। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का भी उल्लेख किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम प्रयाग प्रशस्ति में वे है दोस्तों संधि विग्रहिक। उसके बाद है नेक्स्ट
खाद्य 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 टपाकिक कुमारामात्य महादंड नायक, ये दोस्तों इसके प्रशासनिक पदाधिकारी थे। उसके बाद है अशोक निर्मित स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने दोस्तों इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। अकबर ने कौशाम्बी से ला करके इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं दोस्तों तथा बीरबल का भी उल्लेख किया गया है कौशाम्बी अभिलेख पर। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों देखिएगा, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी इसका कार्यकाल है का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है दोस्तों, ये विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है, यानी ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका प्रमाण जो है सांची और वाकाटक अभिलेख से मिलता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, सांची और वाकाटक अभिलेख से मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त। उसके बाद है दोस्तों उसके अन्य नाम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। किस अभिलेख में पता चला है? मेहरौली लेख के अनुसार। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ का लेख प्राप्त हुआ है। ये दिल्ली का लेख है जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया है मेहरौली लौह स्तंभ में, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। अगला है दोस्तों देखिएगा कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था, यानी शक सत्ता का विनाश किया था। किसको हराकर? शक के अंतिम राजा थे रुद्र सिंह तृतीय, इसको हराकर। इसलिए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। चूंकि इन्होंने शक को हराया था, उसके आधार पर इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के को गुप्त काल में जो है रुपयक या रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान, इनके नवरत्नों की प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दोस्तों नवरत्नों के नाम जो प्रसिद्ध है, ये नवरत्न है दोस्तों महाकवि कालिदास। अगले क्रम पर महान चिकित्सक जो था ग्रेट फिजिशियन, ये धन्वंतरी। कालिदास के बाद धन्वंतरी थे। तीसरे खगोलीय विज्ञानी एस्ट्रोनॉमर थे दोस्तों वराहमिहिर, ये खगोलीय थे, खगोलविद थे। चौथे कोशकार यानी लेक्सिकोग्राफर यानी डिक्शनरी निर्माणकर्ता। चौथे दोस्तों उसका नाम था देखिएगा, उसका नाम था अमर सिंह। उसके बाद है 5वें वास्तुकार जो था इस आर्किटेक्ट, ये शंकु था। और छठे रत्न फलित ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर जो था दोस्तों, ये छपनक था, छठा। इसी प्रकार 7वें विद्वान ग्रामेरियन यानी व्याकरणज्ञ यानी ग्रामर के ज्ञाता
वररुचि। 8वें दोस्तों जादूगर था वेताल भट्ट। और 9वां रत्न था घटकरपर। याद रखिएगा घटकरपर, ये महान कूटनीतिज्ञ थे। 9वां रत्न घटकरपर। तो ये 9 रत्न किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। अगला है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, ये महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। इसका कार्यकाल है 415 से 455 BC के आसपास। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम। महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त प्रथम के समय दोस्तों गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। विलसट अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है विलसट अभिलेख से। और बंगाल के 3 स्थान से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। बंगाल के 3 स्थान से कुमारगुप्तकालीन जो है ये 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और ये है दोस्तों धनदय ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बैग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम की दोस्तों स्वर्ण यानी गोल्ड, सिल्वर और ताम्र मुद्राएं, कॉपर की मुद्रा प्राप्त होती है। मुद्राओं पर उसकी उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी स्कंदगुप्त। और इसका कार्यकाल कुमारगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों स्कंदगुप्त। इनके समय में इन्होंने स्वर्ण सिक्के के मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है स्वर्ण सिक्कों पर, जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा शुरू किया गया था। स्वर्ण सिक्का, इसके मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति है और पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान दोस्तों लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है लिखा हुआ है। कुछ सिक्कों के ऊपर जो है गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि कर्मादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें? भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हून के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। ईसा की 3री सदी से जब हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तब भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हुए जब हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो। और ये कब हुआ था दोस्तों? ईसा की 3री सदी में। अगला देखिएगा दोस्तों तोरमान। ये तोरमान भारत पर दूसरा हून आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। तोरमन का धन विष्णु सामंत था। उसके बाद है मिहिर कुल, हून शासक तोरमन का पुत्र था। ये मिहिर कुल जो था दोस्तों हून शासक तोरमान का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोत के अनुसार
495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को पूरी तरह से जो दोस्तों पराजित किया गया था। उसके बाद है गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ या भरूच था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भरूच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। उसके बाद है दोस्तों प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। श्रेणियों का ये संगठन व्यापारी के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ये देखिएगा, राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। नेक्स्ट है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु जो है ये वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिए, गुप्त काल के में वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ यानी भरूच, अरिकामेडु, याद रखिएगा अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा और बारबेरिकम ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र थे। नेक्स्ट है आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक और सुश्रुत में मिलती है। चरक और सुश्रुत जो है दोस्तों ये आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति है। धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और ये दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। धन्वंतरी, इसको याद रखिएगा। धन्वंतरी किससे? आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य कौन थे? ये खगोल एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? भास्कराचार्य ने। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथ। इन ग्रंथ में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अगला है 5वीं शताब्दी ईस्वी 5वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमितीय में साइन, कोसाइन और इन्वर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। 5वीं शताब्दी में सूर्य सिद्धांत जो है दोस्तों, देखिएगा, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में दोस्तों ये त्रिकोणमितीय का दोस्तों उल्लेख है। 7वीं शताब्दी, ये यहाँ समझे ना, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। इनका मतलब साइन, कोसाइन और इन्वर्स साइन सिद्धांत का। 7वीं शताब्दी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। 7वीं शताब्दी में, ठीक है, ब्रह्मगुप्त का चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा हमें प्राप्त होती है समुद्रगुप्त की, और ये है दोस्तों गरुड़, धनुर्धारी चंद्रगुप्त प्रथम का प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हनन
और वीणा वादन प्रकार, ये 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा हमें समुद्रगुप्त की प्राप्त होती है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में जैसे चांदी के को दोस्तों मुद्रा को रुपयक या रूपक कहा जाता था, उसी तरह गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री जो थे फाहियान, इसके अनुसार लोग जो है दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं गुप्त शासक के सिक्के। उसके बाद है दोस्तों सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल जो है ये राजस्थान का भरतपुर, जिसको बयाना के नाम से जाने जाते थे दोस्तों, भरतपुर है। यहाँ जो है गुप्त शासकों के सबसे ज़्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान के भरतपुर। इनके द्वारा जारी किए गए यानी समुद्रगुप्त दोस्तों गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। गुप्त शासकों में सबसे प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा दोस्तों सिक्के जारी किए गए। अगला है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है एरन से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, ये भी याद रखिएगा। एरन अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है, जिसमें दोस्तों सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने का उल्लेख है। अगला है दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से कारण थे, तो पहला हुन आक्रमण, दूसरा था प्रशासन का सामंतीय ढांचा। ये हुन आक्रमण और प्रशासन का सामंतीय ढांचा जो था दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। गुप्त काल में नगर जो है कर्मिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में था, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन तक गांव बन चुका था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं दोस्तों कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र जो है इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को दोस्तों प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, कला और साहित्य में प्रगति के कारण। अजंता की 3 गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। ये 3 गुफाएं हैं 16वीं शताब्दी 16वीं 17वीं और 19वीं जो गुफा है दोस्तों ये गुप्तकालीन मानी जाती है, जो कि अजंता की है। इसमें से 16वीं और 17वीं गुफाएं जो है ये विहार और 19वीं गुफा चैत्य है। 16-17वीं जो गुफा है दोस्तों विहार मतलब निवास करने वाला जगह, और 19वीं गुफा जो है दोस्तों ये चैत्य है, ठीक है, यानी समाधि स्थल है। गुप्त वंश के देखिएगा गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त वंश के शासक ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश तक होता था, यानी 1/6 कर था दोस्तों। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। गुप्त अभिलेख में प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है 1/6 यानी उपज का 6ठा भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को दोस्तों विदक
भागम विदक भागम या उदक भागम कहा गया है? याद रखिएगा, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भाग कहा जाता है, कहा गया है। हिरण्य दोस्तों ये मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद टैक्स था, यानी कैश टैक्स जो था, नगद कर, ये इसका नाम था हिरण्य। ये मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था हिरण्य। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग होता था, रेशम के लिए। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, वारंगल। अगला है दोस्तों, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र, संस्कृत नाटकों में दोस्तों स्त्री और शूद्र जो है प्राकृत भाषा बोलते थे गुप्त काल में, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा और उच्च वर्ण जो है ये संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। शूद्रक की मृच्छकटिकम से। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। किस ग्रंथ में? मृच्छकटिकम में। याद रखिएगा, चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह और एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का शासन व्यवस्था जो था ये राजतंत्रात्मक था। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। कौन? गुप्तवंशी शासक। गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। गुप्त प्रशासन का स्वरूप जो है ये केंद्रीय न होकर संघात्मक था। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीय न होकर संघात्मक था, फेडरल था दोस्तों। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। गुप्त राजा था ये अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था, यानी फेडरल सिस्टम था, संघात्मक व्यवस्था थी यहाँ। अगला है दोस्तों, सामंत और प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे गुप्त काल में। उसके बाद है दोस्तों, शतरंज का खेल जो है भारत में गुप्त काल के दौरान ही उद्भव हुआ था या शुरू हुआ था। शतरंज का खेल गुप्त काल में, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था शतरंज को। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था। शतरंज का खेल भारत से पहले ईरान और ईरान के बाद यूरोप गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परवरसेन प्रथम जिसका कार्यकाल है 275 से 335 ईस्वी, ये वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था। परवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए हैं। इसी वंश के शासक परवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने? परवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है दोस्तों, महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, यानी सांख्य जो है दोस्तों ये पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुख का कारण बताया गया है और विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का
प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था, पतंजलि ने ही, इसलिए इसे दोस्तों पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला देखिएगा, नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कीर्ति तत्व चिंतामणि से हुआ एवं इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के नैयायिक वासुदेव सार्वभौम दिधीतिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध है। ये जो है दोस्तों नव्य न्याय संप्रदाय, इसका प्रवर्तक जो है मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कीर्ति तत्व चिंतामणि से हुआ है। ठीक है। भारतीय दर्शन में चरवाक दर्शन जो है दोस्तों, ये जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। चरवाक दर्शन, इस दर्शन का आदर्श है कि जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। ये चरवाक दर्शन का सिद्धांत है। इसका ये दोस्तों संस्कृत का श्लोक है चरवाक सिद्धांत का। उसके बाद अगला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का प्रवर्तक जो था दोस्तों, ये गौतम था, याद रखिएगा। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? गौतम था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है गौतम को। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो है दोस्तों, गौतम जो कृत न्याय सूत्र है, यानी गौतम के द्वारा रचित जो है न्याय सूत्र है, ये न्याय दर्शन की मूल ग्रंथ है, जिसमें 16 पदार्थ या तत्व का अस्तित्व स्वीकार किया गया। अगला है दोस्तों कर्म का सिद्धांत, मीमांसा दर्शन से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे है? मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर और उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिसकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठान की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन जो है ये वेद को शाश्वत सत्य मानता है। मीमांसा दर्शन वेद को सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड भाग पर विचार किया गया। उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड भाग पर विचार किया गया। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया। ठीक है। मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत जो है दोस्तों न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। मीमांसा और वेदांत जो है, मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक तथा सांख्य और योग ये भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। 6 दर्शन हो गया, 2 4 और 2 6, ये भारतीय 6 दर्शन के भाग हैं। उसके बाद है दोस्तों वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही इसे दोस्तों आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता थे क्रमशः कपिल दोस्तों सांख्य के, पतंजलि योग के, गौतम जो है ये न्याय के, कनाद जो है ये वैशेषिक के, जैमिनी जो है ये मीमांसा के, और बादरायन जो थे दोस्तों ये वेदांत के
प्रणेता थे। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा माना जाता है। भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा किसको माना जाता है? वेदांत दर्शन को। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। ये 3 दोस्तों वेदांत दर्शन के आधार हैं। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक हैं, जैसे कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और माधवाचार्य का द्वैतवाद। ये याद रखिए, माधवाचार्य का द्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। पुराण के अनुसार दोस्तों चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, 2 अन्य 2 सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था चंद्रवंश। उसके बाद है दोस्तों एक था, याद रखिएगा, चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान जो है ये त्रेता युग में प्रयाग था। चंद्रवंशीय शासक के मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण के ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान जो है दोस्तों झूसी और इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। उसके बाद है दोस्तों अग्निकुल के राजपूत का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। वानभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जर का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मल्लेश शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, नागभट्ट ने, जो समतल सिंध का अरब शासक था। उसके बाद था दोस्तों इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। अगला है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग में हुआ। उसने मान्यखेट अपनी राजधानी बनाई। राष्ट्रकूटों ने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैन में उसने हिरणा गर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता जो था दोस्तों ये राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियान के बाद वापस लौट रहे थे। ठीक है, इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियान के बाद वापस लौट रहे थे। उसी समय दोस्तों इसका जो है नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। ये राष्ट्रकूट वंश अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म। मौखरी गुप्तों के सामंत थे। याद रखिए ये मौखरी जो थे ये गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा थे। अगला है दोस्तों हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि वानभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहनकृत राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। चीनी स्रोत से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष और राजश्री, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्य में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के आचार्यों की एक विशाल सभा
बुलवाई। चीनी साक्ष्य के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था प्रति 5 वर्ष पर, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था और इसमें 18 देश के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके बाद दोस्तों ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति और ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। हर्षवर्धन के समय दोस्तों ये चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। ह्वेनसांग ने यानी 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। ये ह्वेनसांग की दोस्तों भारत की यात्रा के ऊपर लिखी गई एक ग्रंथ है सियुकी। इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी, इसमें जिक्र किया गया है। इसे दोस्तों यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग के अनुसार सड़क पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था, याद रखिएगा। और दोस्तों 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार दोस्तों मथुरा उस समय सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी जो था ये रेशम के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। वान ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। किसने? वानभट्ट ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है वान ने। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज जो है विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है और इसे महोदयाश्री आदि नाम से अभिव्यक्त किया गया कन्नौज को। उसके बाद है दोस्तों अतः जो है इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्ति पाल, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हो गया, जो कि 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः जो है प्रतिहार को सफलता मिली। नेक्स्ट है दोस्तों चीनी यात्री इत्सिंग जो है दोस्तों ये 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेष को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और 693-94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ दोस्तों चीन वापस लौट गया। उसके बाद है दोस्तों प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिनतू तथा थियानतू नाम से किया है। भारत का उल्लेख यिनथू और थियानथू के नाम से किया है चीनी लेखकों ने प्राचीन काल में।
भारत का उल्लेख। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था और यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। विक्रमशिला की स्थापना। अगला है दोस्तों, शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलारी में हुआ था। शंकराचार्य का केरल के एक छोटे से गांव कलारी में, और उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य के दर्शन को शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार, जैसे श्रृंगेरी दोस्तों कर्नाटक में जो कि दक्षिण में है, और द्वारका दोस्तों गुजरात में जो कि पश्चिम में है, पुरी दोस्तों उड़ीसा में जो कि पूर्व में है, और ज्योतिर्मठ जो है दोस्तों या जोशी मठ ये उत्तराखंड में है जो कि उत्तर में है। तो ये 4 जो मठ शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, ये दोस्तों हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका, पुरी उड़ीसा में दोस्तों, और ज्योतिर्मठ जो है ये उत्तराखंड में। 4 धाम में दोस्तों बद्रीनाथ, 4 धाम में कौन कौन आते हैं? बद्रीनाथ, ये चारों दोस्तों मठ था, बट ये 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं। इसको याद रखिएगा। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित जो है, छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 जो आते हैं दोस्तों, ये छोटा 4 धाम में आते हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव फैक्ट्स थे उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, इससे संबंधित जो 140 PYQ है उसका दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पहले अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद दोस्तों उस वीडियो को देखिएगा तो मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।